2 दिसंबर 2019 को महिम बीच मुंबई एक नॉर्मल सा दिन था। लोग रोजाना की तरह इस बीच पर टहल रहे थे। तभी एक इंसान को सामने पड़ा हुआ सूटकेस जो कि लहरों के साथ तैरता हुआ यहाँ पहुँचा वो दिखाई दे जाता है। वो जल्द ही इस सूटकेस के पास पहुँचा इसी आस में कि कोई कीमती चीज इस सूटकेस से उसे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो इंसान इस सूटकेस के पास पहुंचा, बहुत गंदी सी बदबू यहाँ से आने लगी। वो डर सा गया। उसने पुलिस को कॉल की कि ऐसे एक नॉर्मल बैग मिला है जिससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है और ये भी नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और कांस्टेबल उस सूटकेस के पास जाकर उसे खोल देता है। सूटकेस खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक इंसान का प्राइवेट पार्ट था, वो भी कटा हुआ। इसी के साथ एक हाथ और एक पैर। ये चीज देखते ही पूरी मुंबई पुलिस हिल जाती है, क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं जानता कि ये सूटकेस यहाँ पर आया कैसे, इसके अंदर लाश किसकी है और बाकी के पार्ट है तो है कहाँ। इतना सब मिलने के बाद भी पुलिस को बहुत बड़ी दिक्कत इस केस को सॉल्व करने में आने वाली थी, क्योंकि जिस इंसान का कत्ल हुआ उसके बारे में पुलिस कुछ भी नहीं जानती थी। पर फिर भी जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया गया वो किसी मूवी से कम नहीं है। सो आइए जानते हैं कि कैसे मुंबई पुलिस ने ये केस सॉल्व किया और इसके कातिल के बारे में पता लगाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वॉइस। जब इस बैग को खोला गया तो इसके अंदर हाथ, प्राइवेट पार्ट, पैर और इसके अलावा 3 और कपड़े मिले, शर्ट और एक पैंट। और अगर ये केस अमेरिका में होता तो कुछ ही मिनटों में पुलिस ने इस इंसान के बारे में पता लगा लेना था, क्योंकि हाथ से मिलने वाले फिंगरप्रिंट का इंडिया में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड ही आपको पुलिस स्टेशन में मिलेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर नॉर्मल इंसान के फिंगरप्रिंट नहीं रखे जाते। जिसके बाद पुलिस बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि कैसे इस केस को सॉल्व किया जाए। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस केस को सौंप दिया जाता है मुंबई क्राइम ब्यूरो के पास और एक बहुत बड़ी टीम लगाई जाती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। और ये टीम भी दिक्कत में थी कि कैसे मरने वाले इंसान का पता लगाया जाए। बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इस केस से मिलने वाली एक शर्ट सामने आती है। ये शर्ट किसी भी तरह से नॉर्मल शर्ट नहीं थी। इसे बाजार से नहीं खरीदा गया, बल्कि किसी टेलर ने इसे स्टिच किया था और टेलर का नाम इस शर्ट के बैक साइड पर साफ दिखाई दे रहा था। पर लिखा हुआ था एल्मो मेंस वेयर। आगे इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस को ये पता चलता है कि ये शॉप मुंबई में ही है। इस शॉप को ढूंढते हुए पुलिस पहुंच जाती है कुर्ला पश्चिम रोड। इस टेलर के पास पहुंचते ही पुलिस उससे पूछती है कि क्या ये शर्ट तुमने ही स्टिच की है। तो वो बैच देकर बताता है कि ये शर्ट मेरे द्वारा स्टिच की गई, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैंने ये दी किसको। पुलिस ज्यादा जोर डालती है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी किताब सामने लाता है जिस पर एक साइड कस्टमर का नाम और दूसरी साइड वो कटा हुआ कपड़ा लगाया जाता था जो कि इस टेलर द्वारा स्टिच किया गया था। बहुत सारे पन्ने पलटे जाते हैं और एक कस्टमर के साथ ये शर्ट का कपड़ा मैच कर जाता है और उसके आगे सिर्फ एक ही नाम लिखा था, बेनेट रेबेलो। अब पुलिस ये तो जान चुकी थी कि मरने वाले का नाम है क्या, लेकिन अभी भी उन्हें ये नहीं पता था बिना किसी फोन नंबर के इस इंसान के बारे में कैसे पता लगाया जाए। तो वहां से पुलिस वापस आ जाती है और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इस नाम को मुंबई के हर एक पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। जिसके बाद आगे से कोई भी जवाब नहीं आता तो एक और डिजिटल टीम बिठाई जाती है इस इंसान को ढूंढने के लिए। उनका ऑफिसर बोलता है कि इस नाम के जितने भी अकाउंट सोशल मीडिया पर बने हैं उन पर डिटेल्ड रिसर्च की जाए, जिसके बाद इसके बारे में शायद पता चल सके। और वो टीम आगे से ऐसा ही करती है। बेनेट रेबेलो नाम से हजारों अकाउंट जो सोशल मीडिया पर थे उन्हें देखा जाता है। कई घंटों के बाद एक इंसान की आईडी सामने आती है जो कि एक फेसबुक की आईडी थी और ये पब्लिक आईडी थी, जिसमें बहुत सारी फोटोज वीडियोस उस इंसान की पड़ी हुई थी। इस पर कई मिनट रिसर्च करने के बाद वो सेम शर्ट जो पुलिस को उस सूटकेस से मिली थी वो इस इंसान के पहनी हुई दिखाई दे जाती है। जो कटा हुआ हाथ मिला था वो भी लगभग फोटोज के साथ मैच कर रहा था। जिसके बाद पुलिस समझ चुकी थी कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहे हैं वो यही बेनेट रेबेलो है। जब इस आईडी को और ज्यादा तरीके से देखा गया तो उसमें एक पोस्ट मिली जिस पर साफ दिखाई दे रहा था उस इंसान का एड्रेस और उसका नंबर। पुलिस
जल्द ही उस दिए गए नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो फोन बंद आता है। जिसके बाद पुलिस उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो उस पोस्ट में लिखा हुआ था, और आगे जाते ही पुलिस को निराशा सामने मिलती है क्योंकि इस घर पर भी बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब पुलिस के पास और कोई चारा नहीं बचा था, तो वो आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं इस इंसान के बारे में। जो फोटोज पुलिस को फेसबुक से मिली वो दिखाते हुए नेबर से पूछा जाता है कि आखिरकार ये इंसान गया कहाँ। तो पहले तो नेबर्स ये बताते हैं कि ये इंसान तो इसी घर में रहता है और इसके साथ एक और लड़की रहती है जिसका नाम है आराध्या पाटिल। पुलिस का ये कहना था कि ये बाप बेटी बहुत दिनों से गायब हैं। शायद हो सकता है कि किसी और जगह घूमने गए हों। अब इस बात को सुनते ही पुलिस को ये लगा कि शायद बेनेट रिबेलो की बेटी को भी ऐसे ही मारा गया और सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया होगा। अब पुलिस के पास कोई और चारा नहीं बचा इस ताले को तोड़ने के अलावा। पुलिस उस बड़े से ताले को तोड़ती है और घर के अंदर घुस जाती है। सारे पुलिस वाले रिसर्च करते हैं और एक पुलिस वाले को नोटबुक मिल जाती है। वो देखने में कोई ऐसी नोटबुक थी जैसे जिसमें कोई अपनी जीवनी डेली लिखता हो, और इसी नोटबुक के लास्ट वाले लिखे गए पन्ने पर एक ऐसी चीज मिलती है कि वो लाइनें पढ़ते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था आई एम वेरी बैड गर्ल, जिसने मुझे पनाह दी, मेरी परवरिश की, मैंने उसी को ही खत्म कर दिया। डैड आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। नोटबुक के इसी पेज को पढ़ने के दौरान ही पुलिस को पता अब चल चुका था कि किस इंसान का कत्ल हुआ और किया किसने। घर पर और ज्यादा तलाशी ली जाती है, जिसके बाद पुलिस को आराध्या पाटिल का भी नंबर घर से मिल जाता है। पुलिस उस नंबर पर बार बार कॉल करती है, लेकिन वो नंबर ऑफ आता है। ये नंबर लेकर पुलिस पहुंच जाती है वापस ब्यूरो। इस नंबर को बाद में ट्रेसिंग पर लगा दिया जाता है। कुछ घंटों बाद ये नंबर ऑन होता है और फिर से ऑफ हो जाता है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि पुलिस ने अब तक इस नंबर की लोकेशन निकलवा ली थी और उस नंबर की लोकेशन मुंबई के ही घाट गोबर पर शो हो रही थी। जल्द ही पुलिस बड़ी टीम लेकर इस जगह पहुंच जाती है और सेम उसी लोकेशन पर उन्हें आराध्या भी मिल जाती है, जो पहले तो पुलिस को देखकर घबरा सी जाती है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए पुलिस से बात करना शुरू कर देती है। पुलिस पहले पूछताछ करती है कि आराध्या तुम्हारे पिता गए कहाँ, तो वो जवाब देती है कि मेरे पिता म्यूजिशियन हैं और म्यूजिक के काम से ही वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। लेकिन आगे से पुलिस जब फोटो से निकालकर उस लड़की को दिखाती है तो वो लड़की रोना शुरू कर देती है, क्योंकि अब लड़की पकड़ी जा चुकी थी और उसे पता चल गया था कि मैंने जो भी कांड किया उसके बारे में सारा कुछ पुलिस जानती है। अब तक आराध्या को सारी समझ आ चुकी थी। वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही अपने पिता बेनेट रिबेलो का कत्ल किया है, और आराध्या रोती हुई पुलिस को बताती है कि कई महीने पहले मेरा एक लड़का दोस्त बना था। धीरे धीरे मेरी उससे बात होनी शुरू हुई, लेट नाइट कॉल्स, और बाद में वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। जिसके बाद हम ऐसे ही एक दिन घर पर बैठे हुए थे और मैंने रोते हुए अपने उस बॉयफ्रेंड को सारी कहानी बताई कि मैं इनकी असल बेटी नहीं हूँ, मुझे गोद लिया गया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये इंसान कई सालों से शोषण करता आ रहा है और अब ये चीज मैं अपने साथ होने नहीं देना चाहती। तो उसका बॉयफ्रेंड आगे से और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और बोलता है कि इसके बाद तुम्हारे साथ अब ये चीज कभी नहीं होगी। तो वो दोनों मिलकर बेनेट रिबेलो को मारने की साजिश रच लेते हैं, जिसमें वो अपना पहला अटेम्प्ट 23 नवंबर 2019 को करते हैं, पर वो लोग इसमें सफल नहीं रहते। जिसके बाद 26 नवंबर जब ये दोनों इन्हीं के घर पर मिल रहे थे तो अचानक ही घर पर बेनेट रिबेलो पहुंच जाता है और वो लड़की आगे से चिल्लाने लग जाती है और अपने पिता से पूछती है कि तुमने सारी जिंदगी मेरे साथ ये घिनौना काम क्यों किया। और बेनेट रिबेलो समझ चुका था कि ये सारी चीजें जो भी उसने अपनी सौतेली बेटी के साथ की अभी वो दूसरे इंसान को भी पता चल चुकी हैं, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। तो गुस्से में बेनेट रिबेलो अपनी गिटार पकड़ता है और उस लड़के के सर पर दे मारता है। इसी बीच वो लड़की डंडा उठाकर बेनेट रिबेलो के सर पर मार देती है। डंडा पड़ते ही वो इंसान नीचे गिर जाता है, जिसके बाद लड़की भागकर कीड़े मारने की दवाई लेकर आती है और सारी की सारी अपने पिता के मुंह में डाल देती है। फिर भी वो नहीं मरता तो उसका बॉयफ्रेंड चाकू लाकर बार बार बेनेट रिबेलो की पीठ पर मारता है। बेनेट रिबेलो की हत्या हो जाती है। वो सारी रात उस लाश को ऐसे ही छोड़ देते हैं और अगले दिन मार्केट पहुंचते हैं, जहां से वो कुछ सूटकेस खरीदते हैं
कुछ ग्लव्स और बड़ी बड़ी नाइफ्स। घर पर आते ही नाइफ लेकर उस बॉडी के टुकड़े करने शुरू करते हैं, लेकिन नाइफ छोटी थी जिसके कारण उन्हें काटने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। उस नाइफ को गर्म कर करके वार किए गए और बेनेट रिबेलो के एक एक पार्ट को अलग किया गया और इन सूटकेस में भरा गया और पास की ही मीठी नदी में फेंक दिया गया। उस लड़की ने ये बताया कि जो भी मेरे साथ हुआ उसी के गुस्से में मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने अपने सौतेले पिता की हत्या कर दी है। अब छोटी सी गलती थी, अगर ये लोग उसके अंदर कपड़े नहीं छोड़ते तो शायद ही कभी इनको पकड़ा जाता, लेकिन वो ऐसे ही नहीं कहावत बनी कि पुलिस के हाथ बहुत ही लंबे हैं, वो कहीं भी जाकर किसी भी तरह किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस केस के बारे में आपका क्या कहना कमेंट जरूर कर देना। और ऐसे ही दो भाई अपनी सगी बहन के साथ ये घिनौना काम 1 साल से कर रहे हैं और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ऊपर क्लिक करके ये स्टोरी पूरी जरूर देखना।